इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक यानी फायर लगता है दोस्तों, यानी कि विद्युत से जो भी आग लगती है ना, उसको बुझाने के लिए हम लोग किस अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सूखा बालू यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फायर को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पास होना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमने आप सभी के लिए इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। यदि आप चाहते हैं 1 से लेकर के 4 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है तो प्लेलिस्ट जाइएगा, देख लीजिएगा और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको पास करना है दोस्तों तो आप निश्चित ही इसमें इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 27 मार्क्स जो है ना बिल्कुल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्र में वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या होगी। तो दोस्तों ये वोल्ट मीटर हमारे पास दे रखी है 2 वाला, इसकी रीडिंग कितनी होगी आपको ही बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या देखेंगे ना, ये क्या है, सीरीज में दे रखा है R1 R2, तो यहाँ से हम जो निकालेंगे टोटल क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, 200 ओम आ चुकी है। ठीक है, और दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक बात क्या पढ़ा होगा, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, यहाँ से तो आई आर हो जाएगा। और यहाँ से अभी आर निकालेंगे, आई निकालेंगे तो आई क्या हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ हमारे पास भी कितना है, भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। तो 250 हो गया, अब बटे हम कितना हो जाएगा, आर हम कितना निकाले हैं, ये 200 निकाले हैं, तो कितना जाएगा, 200 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसे आप काट कीजिएगा तो कितना आपके पास आएगा, 1.25 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास धारा का मान कितना आ चुका है, 1.25 एम्पियर आ चुका है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, तो वोल्ट मीटर 2 का निकालना है ना। तो वोल्ट मीटर 2 निकालेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे IR2 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 1.25, और R2 की वैल्यू दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तो कितना है, 100 है। आप इसे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपके ये 0 से कट जाएगा पर 125 आ जाएगा। तो 125 जो है आपके पास वोल्ट इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने इसको समझ लिया होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस 75 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, यानी कि आप पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 पिकोफैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो उनकी कुल धारिता कितनी होगी। तो दोस्तों आप देखेंगे जब भी संधारित्र रहेगा ना, कैपेसिटर रहेगा, उसको जब श्रेणी में देंगे तो वो क्या होगा, 1/, उसका उल्टा कर देंगे, 1/16 करेंगे। प्लस में कितना है, 2 है ना, 2 संधारित्र लगा हुआ है तो 1/16 कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 बटे कितना, एलसीएम 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो काट दीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे उल्टा कर दीजिएगा कितना होगा, 8 होगा। 8 पिको फैराड यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों इतना उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ रहे होंगे, ज़्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पीटी यानी कि वास्तविक शक्ति और पीए आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। यानी आपको पावर फैक्टर बताना है कि पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध यहाँ पे सही होगा, आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ने आप सभी लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, वास्तविक शक्ति बटे क्या होता है, आभासी शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। वास्तविक शक्ति ऊपर रहेगा और आभासी शक्ति नीचे रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होता है ना, इसके जो कंटेनर होते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, हार्ड रबर के बने होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न का, चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों जो सेल चार्ज होता है ना, तो उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा, 1.25। ठीक है, यदि चार्ज सेल होगा तो इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, 1.25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो। तो सेल को हम लोग किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस जो है ना वो आंतरिक रेजिस्टेंस से क्या हो, अपेक्षा अधिक हो। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, वो हम लोग सीरीज में यानी कि सीरीज में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन ए श्रेणी में जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए दर्शाए गए परिपथ का विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा आपको ये बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 कितना होगा, 12 वोल्ट हो गया ना यहाँ पर आप देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ बनेगा कौन सा, 12 वोल्ट + 12 वोल्ट, तो कितना, 12 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा प्रभावी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि कोई सामान्य मिक्सचर कितने पावर लेता है, तो कोई भी सामान्य मिक्सचर है वो कितना पावर गेन करता है, कितना लेता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 400 वाट जो है ना पावर गेन करता है कोई भी सामान्य मिक्सचर। अगला प्रश्न है कि छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है, यानी कि छत पंखा में सीलिंग फैन जो होती है दोस्तों, उसमें जो घूमने वाला भाग होता है ना वो कौन सा होता है आपको बताना है। वो दोस्तों क्या होता है, बॉडी जो होती है ना वही क्या होता है यहाँ पे घूमने वाला भाग होता है पंखे में। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है आप लोगों के कि छत के पंखे में हम लोग किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, छत के पंखा में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नॉन रिवर्सिबल मोटर है, ठीक है, कौन सा मोटर है जो नॉन रिवर्सिबल है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्विक कैपेसिटर जो मोटर होता है ना यही क्या होते हैं, नॉन रिवर्सिबल मोटर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है, यानी कि कोई भी रिपल्सन मोटर है उसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है, घूर्णन दिशा होती है, और सॉरी घूर्णन दिशा होती है, हाँ, डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। किसको परिवर्तित करके हम लोग बदल सकते हैं रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा को, तो दोस्तों हम लोग ब्रश की स्थिति को परिवर्तित करके इसकी घूर्णन दिशा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपर पोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है, तो दोस्तों ये आवश्यक होता है ऊर्जा स्रोत जो है इसके लिए आवश्यक हो जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम तापक्रम गुणांक होता है, तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होगा, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, सिलिकॉन में क्या होगा, ऋणात्मक तापक्रम गुणांक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि खंड ए बी से होकर बहने वाली धारा कितनी होगी, तो दोस्तों आप लोग इसे निकाल लेंगे ऑप्शन में पी, यानी कि 1 एम्पियर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऐसा कौन सा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे वो होती है तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर, जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, और डायनामो दोस्तों क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कौन होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो, यानी कि प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच में क्या कोण होगा जब कंडीशन क्या है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो शून्य लोड पर यानी कि नो लोड पर चल रहा होगा तब, ठीक है, कितना कोण होगा आपको ही बताना है। तो दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसके बीच में कोण, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुफेचिय मोटरों में डैश कम होती है, जो बहुफेचिय मोटर होती है इसमें क्या कम होती है, आपको बताना दोस्तों वो होती है सहायक वाइंडिंगों की आवश्यकता जो होती है जिसमें क्या होती है, कम होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। डेल्टा जोड़ में क्या होगा दोस्तों, डेल्टा जोड़ में पूछ रहा है कि डेल्टा जोड़ में क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों डेल्टा में क्या होता है, VL बराबर क्या होता है, VPH बराबर होता है, ठीक है। VL यहाँ पे क्या है, तो लाइन वोल्टेज है, और VPH क्या है यहाँ पे, फेज वोल्टेज है। तो डेल्टा जोड़ में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के क्या होते हैं, बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो डेल्टा जोड़ होता है इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है, तो दोस्तों जो शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो पूर्ण लोड का कितना गुना होता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, ऐसा कौन सा मोटर है जिसको स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है होता है इसको स्टार्ट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए आंसर डी हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ब्लोअर को और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है, दोस्तों ब्लोअर में और पंखे में कौन सी मोटर हम लोग लगाते हैं ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, ब्लोअर में और पंखे में हम लोग क्या करते हैं, डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि वाट लियोनार्ड नियंत्रण क्या है, दोस्तों जो वाट लियोनार्ड नियंत्रण है ये किसको नियंत्रित करता है, किसको कंट्रोल करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये वोल्टेज नियंत्रण विधि है, कौन सा, वाट लियोनार्ड नियंत्रण विधि।
हाफ एडर में होती है दोस्तों। हाफ एडर में क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हाफ एडर में दोस्तों क्या होती है, तो 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। जो हाफ एडर होता है इसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट होता है और 2 क्या होता है, आउटपुट होता है। आप तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक लॉजिक परिपथ की 3 इनपुट है, इनपुट परिपथ की आउटपुट की सत्य तालिका ट्रुथ टेबल में विभिन्न इनपुट की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी, 8 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक डीसी सीरीज मोटर को किसके लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों डीसी सीरीज मोटर है यहाँ पे, वो किसके लिए उपयुक्त होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, क्रेन के लिए, यानी भारी चीजों को उठाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों खराद में क्या करते हैं, तो संट मोटर का इस्तेमाल करते हैं खराद में। ठीक है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। निम्न में से कौन कॉपर का गलन बिंदु है डिग्री सेल्सियस में। तो कॉपर का गलन बिंदु कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो 1100 है ना यहाँ पे, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है वो कॉपर का क्या होता है, गलन बिंदु होता है। अगला प्रश्न है कि पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल, पीवीसी इंसुलेटेड नॉन सीथेड सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, यानी कि मुख्यतः कहाँ पे करते हैं हम लोग, किसका, पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं मुख्यतः। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करने का मन है तो कर दीजिएगा, बाकी नहीं करने का मन हो तो मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो हमारा वीडियो चलते रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो यदि आपको करने का हुआ तो कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। बत्ती जलाने से के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ क्या है। तो बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना होता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि 800 वाट यहाँ पे हो जाता है। विभव ट्रांसफार्मर अभिहित अनुपात को निम्न अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो दोस्तों विभव ट्रांसफार्मर होता है ना, जो अभिहित अनुपात को निम्न के अनुपात में अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है किसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्या निर्धारित प्राथमिक वाइंडिंग वोल्टता और संख्या निर्धारित द्वितीयक वाइंडिंग वोल्टता, यानी आप ये कह सकते हैं दोस्तों विभव ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है ना, वो संख्या निर्धारित प्रारंभिक वाइंडिंग वोल्टता बट्टा क्या होगा, संख्या निर्धारित द्वितीय वाइंडिंग वोल्टता का अनुपात होता है विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है। तो दोस्तों जो घरेलू विद्युत ओवन होता है ना, इसमें जो तापक्रम होते हैं किससे नियंत्रित होता है, आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। ये क्या होता है, थर्मोस्टेट से क्या होता है, ये जो है नियंत्रित होता है। अगला सवाल है कि माइक्रोफोन डैश प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। तो दोस्तों माइक्रो जो फोन है किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप ध्यान रखेंगे ये दाब प्रकार का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर प्रकार का जो है ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्मिस्टर हेतु वी आई ग्राफ कैसा होता है। तो दोस्तों जो थर्मिस्टर होता है इसके लिए वी आई ग्राफ होता है, वो क्या होता है, एक सीधी रेखा नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों फ्लक्स के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। तो हम लोग करते हैं नमक का, सुहागा का और रेत का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, तो फ्लक्स के लिए करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और इसमें 100 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण पैमाना विक्षेपण प्रदान करता है। इस मीटर को 100 वोल्ट के मापन के लिए वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आवश्यक प्रतिरोध की मान क्या होगी, आवश्यक प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा Vm बराबर क्या होता है, Vm बराबर होता है Im इंटू क्या हो जाएगा, तो Rm हो जाएगा। इस फॉर्मूला आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध कितने, क्या पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, Vm बराबर कितना हो जाएगा, Im कितना है 100 है, और फिर Rm कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 है, बटा कितना हो जाएगा 1000 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद कितना आएगा 1 वोल्ट आपके यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद जो है ना आप क्या कर सकते हैं, तो 100 बट्टे कितना 1 - 1 गुना कितना कर दीजिएगा 10 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 990 ओम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। जो 3 फेज प्रेरण मोटर होता है ना, इसका शक्ति गुणक लगभग कितना होता है, आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब क्या होगा, 0.1 पश्चगामी यानी कि लेग करेगा यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शंट रिएक्टर दीर्घ संचरण लाइन प्रणाली के अभिग्राही छोर पर क्यों संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अल्प भार पर धारित आवेशन के कारण उत्पन्न वोल्टता
वृद्धि को पूरी तरह करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस परिपथ ब्रेकर के कार्य किसी परिपथ ब्रेकर ब्रेकर के कार्य में संपंडित वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपंडित वायु की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा ब्रेकर। तो दोस्तों वो कौन सा होगा, ए बी सी बी जो ब्रेकर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, संपंडित वायु का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ए से क्या होता है एयर, बी से होता है ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, तो संपंडित वायु की आवश्यकता यहाँ पे होती है। निम्न में से कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न हेतु अधिक लाभदायक होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो ज्वार शक्ति है ना, ज्वार शक्ति जो होता है आपको, वो समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने हेतु अति लाभदायक होती है। अगला सवाल है कि बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल डैश प्लेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि बिजली उत्पादन के लिए जो सोलर पैनल होता है वो किस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो दोस्तों फोटो वोल्टाइक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न है कि उष्मा रिले किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों जो उष्मा रिले होता है ना, ये किस पे काम करता है, तापन जो हीटिंग इफेक्ट होता है इस पे काम करता है। निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं। निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 60 डिग्री के कोण पे क्या होते हैं, यहाँ पे कटे होते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका मॉडरेटिंग अनुपात अधिक होगा, ठीक है। जो मॉडरेटिंग अनुपात होता है ना, इनमें से किसका सबसे अधिक होगा आपको बताना है। तो दोस्तों जो DTO होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से भारी जल भी कहते हैं, उसी का जो मॉडरेटिंग अनुपात होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग करते हैं। दोस्तों सर्ज टैंक जो है ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किस प्रकार के बिजली संयंत्र में इस्तेमाल करते हैं, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि 3 फेज सप्लाई पर चल रहे प्रेरण मोटर का एक फेज टूट जाता है, फिर भी मोटर उतना ही गति से कार्य कर रहा हो, तो इस प्रकार की प्रचलन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फेजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक सीसी एम्पलीफायर के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है आपको ये ढूंढना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना 3 और 4 कथन जो हमारे पास है, इसका वोल्टेज गेन लगभग कितना होता है, 1 होता है, और दूसरा या इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज एम्पलीफायर की तुलना में क्या होता है, उच्च होती है। ये 3 और 4 कथन यहाँ पे सही दे रखी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है कि डेसिमल संख्या 10 के लिए BCD कोड कितना होगा, ठीक है। दोस्तों जो डेसिमल संख्या 10 है, इसके जो BCD कोड हो जाएगा हमारे पास वो 001 ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। संधारित्र के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कैपेसिटर होता है ना, इसके रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो दोस्तों जो वेरेक्टर डायोड होता है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें संधारित्र के रूप में। डायोड 0A79 का सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है, ऑप्शन बी, यानी कि एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला को पहचाना जाता है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक चालकता कितनी होती है। परम शून्य तापक्रम पर जो अर्धचालक होती है, इसकी चालकता कितनी होती है, आपको इसका जवाब देना है। दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। किस डिवाइस में एक टर्मिनल तथा बेस के साथ 2 कनेक्शन होते हैं परंतु कलेक्टर टर्मिनल नहीं होता है, तो किसके तहत ऐसा होता है दोस्तों, UGT के तहत होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है। तो इंट्रिंसिक जो अर्धचालक होता है ना, इसका ताप गुणांक कितना होता है, इसका जवाब देना है आप लोग को। तो इसका जवाब दोस्तों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है, जो अर्धचालक डायोड होता है ना, इसमें कितनी संधि होती है आपको बताना है। इसमें दोस्तों संधि संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। नीचे दिए गए परिपथ में डायोड के आर पार वोल्टता पतन का लगभग मान कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कितना मान हो जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जिसमें ध्रुवक संख्या क्रमशः P1 और P2 है, कैस्केड में संयोजित किए जाते हैं। यदि सप्लाई आवृत्ति f है तब मुख्य मोटर की गति कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी मुख्य मोटर गति कितनी हो जाएगी, 120 F/P1 + P2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्या करने से चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगी, तो कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सा काम है जो हम करेंगे तो चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रोटर के खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम करना, अथवा स्टेटर एवं रोटर में खांचों की संख्या समान न रखना, इससे क्या होगी, चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगी। निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर मोटर का उच्चतम बलागुण निर्भर करता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो रोटर परिपथ के प्रतिरोध पर, ठीक है, स्टेटर प्रतिरोध पर, सप्लाई वोल्टता पर, और सभी यानी कि सभी पर दोस्तों इसका जो है ना निर्भर करता है ये सभी चीजें।
अगला है कि निम्न में से किसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं? आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड जो होती है ना, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड को क्या बोलते हैं? हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसका फॉर्मूला आपने पता होगा, NS बराबर क्या होता है 120, F बराबर क्या होता है P होता है। आप सभी लोग इसे जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि एक खुले सर्किट में क्या होता है? तो दोस्तों एक खुला सर्किट जो ओपन सर्किट होता है ना, इसमें क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि सिर्फ प्रतिरोध जो होता है इसमें क्या होता है, अनंत होता है। खुले जो सर्किट होता है ना, ओपन सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? प्रतिरोध अनंत होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो करंट होती है इसमें ना, करंट करंट क्या होती है यहाँ पे, शून्य होती है। करंट कितनी होती है? शून्य होती है। और प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है किसमें? ओपन सर्किट में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो सकता है? यदि कोई भी सेल है उसमें शॉर्ट सर्किट लगता है ना, उसका क्या कारण हो सकता है? आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों प्लेटों का विवांकुंचन यानी कि प्लेट को सही से नहीं लगाना। उसके बाद है धन प्लेट और ऋण प्लेटों के बीच लेड कणों के बीच परिपथ का बनना और दोषपूर्ण सेपरेटर्स, यानी सभी के कारण से दोस्तों क्या हो सकती है, तो आपको शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है। जैसे यूपीएस आपको हम बताए थे पहले वीडियो में ही। तो यूपीएस दोस्तों किसके लिए होती है? यूपीएस होती है बैटरी के लिए होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ऐसा नेटवर्क जिसके गुण दोनों दिशाओं के एक समान रहती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा नेटवर्क जिसके गुण दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग द्विदिशीय परिपथ कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि दोनों दिशाओं में एक समान होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विदिशीय परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा? तो तापक्रम में वृद्धि के साथ जो है ना, कार्बन का प्रतिरोध दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। अगला है कि डैश दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। ठीक है, तो किसके कारण से वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है? आपको इसका जवाब बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है किसमें, जोड़ में क्या होती है, वोल्टेज की न्यूनतम यहाँ पे हानि होती है। ठीक है, अगला है कि अधिकतम और अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की रेंज क्या होती है? जो अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल होती है इसकी रेंज दोस्तों कितनी होती है? आपको इसका रेंज बताना है। इसका रेंज कितना हो जाएगा? तो दोस्तों होगा 33 किलो वोल्ट से लेकर के 86 किलो वोल्ट के बीच में इसका रेंज होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अल्टरनेटिव ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित होते हैं। जो अल्टरनेटिव ब्रूस होते हैं ना, किस पे आरोहित होते हैं? आपको इसका जवाब बताना है। तो दोस्तों किसमें होता है? स्लीप रिंग पर क्या होते हैं? ये आरोपित होते हैं। ठीक है, फ्यूज के ना उड़ने या परिपथ के ट्रिप ना होने का निम्नलिखित में से कौन सा दोष होगा? तो दोस्तों फ्यूज का ना उड़ने और परिपथ के ट्रिप ना होने पर कौन सा दोष हो सकता है? तो वो दोष होता है कौन सा हमारे पास? न्यूनतम फीडिंग लाइन्स की दोष यहाँ पे हो सकता है। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे होते हैं। एक लैंप यदि जल जाए तब क्या होगा? यदि कोई वोल्टेज मतलब कि लैंप बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, समांतर क्रम में लगा हुआ है, यदि एक भी लैंप जल जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? प्रभावित नहीं होंगे। यदि आप श्रेणी में जोड़ेंगे ना तो क्या यदि एक खराब होगा तो सब खराब हो जाएगा, लेकिन समांतर में जोड़ेंगे तो मतलब एक खराब भी होगा तो दूसरा नहीं खराब होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घरों में समांतर क्रम में ही वायरिंग करते हैं। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है? दोस्तों फ्री स्पेस जो होती है इसकी परमिएबिलिटी कितनी होती है? 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों E बराबर एन डी फाई बाई डी टी किसका होता है? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, किसके बारे में पढ़ा होगा? ये है फेराडे का नियम। किसका नियम है? फेराडे का नियम है एन डी फाई बटा डी टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा क्या होता है? तो डीसी परिपथ होता है उसका शक्ति गुणांक जो होगा वो हमेशा क्या होगा? तो इसका हमेशा क्या होगा? इकाई होगा। ठीक है, इकाई होगा यानी कि यूनिट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुना है कि करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 1 ओम के 3 प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ऐसे 3 संयोगों यानी कॉम्बिनेशंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब परिणामी प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो दोस्तों कितना हो जाएगा परिणामी प्रतिरोध का मान? 1 ओम हो जाएगा। आरएलसी परिपथ जिसका शक्ति गुणांक इतना है, ठीक है, का डैश होता है। तो आरएलसी परिपथ में दोस्तों क्या होता है यहाँ पे आप तो देखेंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा? पश्चगामी यानी कि लैग करेगा यहाँ पे, लैगिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ के दो बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युतिक क्षति क्या कहलाती है? आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते हैं, आपसे भी उम्मीद करते हैं आप लोग बताइएगा आंसर। बाकी तो जो प्रैक्टिस सेट में 4 था ना, प्रैक्टिस सेट में 4 का जो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर था आपको हम बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर सही था कि गलत था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टेरिसिस क्षति हो जाएगा। ठीक है,
एक सेकंड सॉरी, सेट नंबर 4 का ना दोस्तों, मतलब आप तो जान गए ही होंगे। सेट नंबर 4 का यदि आंसर हम बताएं आप लोगों को तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था, शीथ कैथोड डिस्चार्ज एनाबेशन विधि का उपयोग इसमें किसमें करते हैं, तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे हम लोग CFL में करते हैं, यानी कि सेट नंबर 4 के जो प्रश्न नंबर 75 है ना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, CFL हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच वॉचिंग।